Very good morning, students. Today we will start the next unit number 9, that is the semiconductors. ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में लास्ट टाइम हमने देखा था क्या होता क्या है, हम कैसे वैक्यूम ट्यूब्स को ओवरकम करके किसको यूज किया था, ट्रांजिस्टर्स का यूज किया था, सेमीकंडक्टर्स का यूज किया था, क्यों किया था, उसके एडवांटेजेस हमने देखी हुई थी. ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बैंड थ्योरी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, कि ये बैंड थ्योरी क्या होती है, जिसके बेसिस पर हम इनको कैटेगराइज करते हैं. मेटल्स क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होता है, ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, या फिर हमारे पास सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर हमने इन सभी को कैटेगराइज किया गया है. तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ द सेमीकंडक्टर. ठीक है, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो देखो यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, जनरली हम दो एलिमेंट्स को इसके अंदर कंसीडर करते हैं, या इसमें अंडर कंसीडरेशन हम इसको स्टडी करते हैं. कौन कौन से होते हैं वो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, व्हिच हैव अ वेरी लार्जर वाइडर रोल इन एनवायरनमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स. क्लियर है बात, इसका बड़ा वाइडर रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिलिकॉन्स का ही. तो यहाँ पे सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द बैंड थ्योरी एक्चुअली. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक किया हुआ एक एटम कंसीडर कर लेते हैं. मान लेता हाइड्रोजन एटम्स का हम एक एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्यों एग्जिस्ट करता है, व्हाई नॉट इन द सिंगल मोनोटोमिक गैसेस में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा थ्योरी हम लेके चलते हैं, उसी के बेसिस पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बैंड कैसे बनते हैं, व्हाट आर द बैंड. ठीक है, बैंड्स क्या होते हैं, और उन्हीं के बेसिस पर हम आगे कैटेगराइज करेंगे कि जब हम दो सिलिकॉन एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एटम कंसीडर कर लिया है. एटम के सेंटर में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, और उसके सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा. अंडरस्टैंड. तो देखो यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं इसके एनर्जी ऑर्बिट को, ये क्या है मेरे पास, इसका इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी ऑर्बिट है, तो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट जो होता है हमारे पास कितना होता है, -13.2. इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 13.2 जूल के बराबर होती है. समझाई बात, ये हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट. क्लियर है. तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस बैंड को कुछ इस तरीके से शो कर देता हूँ, ये सिंपल ऑर्बिट जो है, इस ऑर्बिट को मैंने यहाँ से इस तरीके से एक सिंगल लाइन में शो कर दिया. ठीक है, तो ये इसकी एनर्जी जो है हमारे 13.2 जूल है इसकी एनर्जी. क्लियर होगी बात की. अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जब मैं एक दूसरे एटम को इसके पास लेके आऊंगा, एक और हाइड्रोजन एटम मैं कंसीडर कर लेता हूं. ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच की स्पेसिंग जो है वो कम होने लग पड़ेगी, तो क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस जो है, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है, ये फर्स्ट हाइड्रोजन मान लेता हूं मैं, और ये सेकंड हाइड्रोजन मान लेता हूं. तो फर्स्ट हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है सेकंड एटम के इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करेगा. क्या करेगा, ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है. क्या, कब करेगा, जब मैं इन दोनों को बड़ी ज्यादा करीब लेके आ रहा हूं. ठीक है, उसी तरह से इसका न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस कर रहा है. ठीक है, तो इन इन्फ्लुएंस की होने की वजह से क्या होता है, इनके ऑर्बिट जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि इनके ऑर्बिटल एनर्जीज जो बनेगी वो क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने आप को. तो इसको अगर हम क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो हमारे पास दो स्टेट बन के आती हैं. क्वांटम फिजिक्स में हम डिटेल में नहीं करेंगे, तो सिंपल इसका कंसेप्ट याद रखना कि ये जो हमारे पास एनर्जी का डिफरेंसेस आते हैं, जब दो एटम को एक दूसरे के करीब लेके आ रहे हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारे एनर्जी ऑर्बिट्स जो है वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी ऑर्बिट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये एक दूसरे के इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये अपना एनर्जी ऑर्बिट कुछ इस तरीके से बना लेंगे. इनका एनर्जी ऑर्बिटल एनर्जी जो है वो कुछ इस तरीके का शो करेंगे, व्हिच इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जिसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूल्स में बताते हैं. तो जैसे ही इनकी एनर्जी जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इनका ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसकी वजह से, एक दूसरे की इंटरेक्शंस होने की वजह से, क्योंकि हम इन दोनों के बीच की सेपरेशन को कम करते जा रहे हैं, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. तो देखो मान लेता हूं कि इसकी एनर्जी E1 है. ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी दोनों की E1 मानता हूं. तो जैसे ही मैं क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंगली इसकी कैलकुलेशंस करता हूं, तो मेरे पास जो टोटल एनर्जी बन के आएगी, यहाँ पे मेरे पास दो स्टेट बन के आएंगे एनर्जीज की. कैसे, एक तो मेरे पास बनेगी टोटल एनर्जी E1 प्लस ऑफ चेंज इन एनर्जी, एक बनेगी हायर एनर्जी स्टेट, और दूसरी बनेगी मेरे पास कौन सी, एक लोअर एनर्जी स्टेट बनेगी मेरे पास, जिसमें एनर्जी जो है वो कम होगी, यानी कि दो ऑर्बिटल की तरह काम करेगा ये. कैसे, एक बनेगा, ये मान लेता हूं इसकी हायर एनर्जी स्टेट है, एक और स्टेट बनेगी इसकी यहाँ पे इस तरह से.
तो ये दो एनर्जी स्टेट में काम करेगा ये। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स देखो आउटर ऑर्बिट में कितना था, एक एक था। जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आए तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के करीब आए तो इन्होंने दो ऑर्बिट में स्प्लिट हो गए। यानी कि ये जो ऑर्बिट्स हैं अब ये दो ऑर्बिट में स्प्लिट हो जाएंगे। कैसे, एक तो बनेगा इसकी लोअर एनर्जी का ऑर्बिट और एक बनेगा इसकी हायर एनर्जी का ऑर्बिट। ठीक है, इसी ऑर्बिट को हम लाइंस में शो कर रहे हैं, एनर्जी लेवल्स में शो कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, इसकी एनर्जी है लोएस्ट यानी कि E1 माइनस ऑफ डेल्टा E है और इसकी एनर्जी है ज्यादा कितनी, E इज इक्वल टू E1 प्लस ऑफ डेल्टा E मान लेता हूँ। एनर्जी स्टेट्स होती है ये, यानी कि जो इसकी एक्चुअल एनर्जी थी E1, अब E1 स्प्लिट होकर के दो एनर्जी ऑर्बिट्स में बदल गया। कौन सा, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब इस दोनों एटम्स के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 2, 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, अब दो इलेक्ट्रॉन है तो ये रहेंगे कहां पर, अरे भाई तो अब तो इनके पास तो दो एनर्जी स्टेट्स बन गई हैं। कितनी एनर्जी स्टेट बनी है इनके पास, दो एनर्जी स्टेट बनी है। तो ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे कौन से ऑर्बिट में, कौन सी एनर्जी स्टेट में रहेंगे। तो जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी एनर्जी ऑर्बिट को एक्वायर करता है इन विच द एनर्जी इज मिनिमम। तो देखो इन दोनों में एनर्जी किसमें मिनिमम है, इसमें मिनिमम है। एंड अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन कि एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन जो है विद अपोजिट स्पिन एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक ही ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने लोएस्ट एनर्जी स्टेट को एक्वायर कर लिया। क्लियर होगी बात ये, जब हमने दो एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आए तो क्या हुआ, इन्होंने लोएस्ट एनर्जी स्टेट को एक्वायर कर लिया। तो जैसे ही इनको करीब लेके आ रहे हैं साथ साथ में क्या हो रही है, अपनी एनर्जी ऑर्बिट्स को भी क्या कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये दो एनर्जी ऑर्बिट्स में क्या हो गए, स्प्लिट अप हो गए। तो इन्हीं की स्प्लिटिंग अप होने की वजह से क्या हुआ, दो एनर्जी ऑर्बिट बने। अब मान लो मैं और एक एटम इनके साथ ले आता हूं, एक एटम मैंने और इसके पास ले आया, जैसे ही एक एटम और मैं इनके पास लेके आया तो क्या होगा, अब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के एनर्जी ऑर्बिट्स को ये करेंगे। तो इसका मतलब अब जो स्टेट बनेंगी बन जाएंगी 3। तीन एटम हुए, तीन एटम्स ने अपने अपने ऑर्बिट्स की एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया तो इनकी वजह से कितनी स्टेट बन जाएंगी, 3। अब मैं और एटम्स ले आता हूं एक और, तो एक और स्टेट बन जाएगी, कितनी बन जाएगी स्टेट, 4 बन जाएगी। इस तरीके से दो स्टेट ऊपर बन जाएगी, दो स्टेट नीचे बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसके बाहर वाले ऑर्बिट्स में इंटरेक्शन नहीं होती है, सबसे पहले इंटरेक्शन जो स्टार्ट होती है बाहर वाले ऑर्बिट से ही इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर जैसे जैसे यहाँ पे आपका नजदीक आते जाते हैं न्यूक्लियस के, उसके अकॉर्डिंगली वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट जो है वो होती जाती है और ये स्प्लिटिंग ये आपका बैंड बनता जाता है। इस तरह से हमारे जो एनर्जी बैंड बनते हैं। ठीक है, जिसमें लोएस्ट एनर्जी बैंड होता है, इसको बोलते हैं लोएस्ट एनर्जी बैंड और इसको बोलते हैं हाईएस्ट एनर्जी बैंड बोला जाता है। क्लियर हुई बात है। अब मान लो मेरे पास नंबर ऑफ क्रिस्टल्स है, एक क्रिस्टल मान लेता हूं, तो क्रिस्टल के अंदर एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितने 10⁻23 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं इन पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अरे भाई इतने ही छोटे से वॉल्यूम के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, 10⁻23। तो मान लो 10⁻23 एटम है तो उनकी जब स्प्लिटिंग होगी तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैसे बनेगी, अरे इनका बैंड तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये क्लोजली स्पेस लाइन बन जाएगी इस तरीके से, एक ऊपर बनेगी स्टेट इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये जो आपके बैंड बन रहे हैं जिसको हम लोएस्ट एनर्जी बैंड बोला जाता है, ये बैलेंस बैंड भी बोलते हैं, तो इसके पास बड़े ज्यादा स्टेट्स होंगी, बड़े ज्यादा मतलब छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो है एक एनर्जी ऑर्बिट से, जैसे मान लो इसको थोड़ा सा वाइडर करके अगर मैं व्यू देखता हूं तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, थोड़ी सी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ पहुंच जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी हो तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जब बड़े ज्यादा एटम्स आ जाएंगे तो ये एनर्जी बैंड्स जो है, ये जो हमने एनर्जी बैंड्स बनाए हुए हैं, ये एनर्जी बैंड्स बड़ी क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, मतलब आप इनको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इनकी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग होगी इनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग एनर्जी बैंड्स जो वो बनाते चले जाएंगे। तो ये इतनी क्लोजली स्पेस है, इनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, तो ये जो बैंड बना इनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, एक ऊपर बैंड बन जाएगा, इसके पास भी क्लोजली स्पेस हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, एनर्जी बैंड बोला जाएगा।
किसकी वजह से बने? इन एटम्स को एक दूसरे के करीब लाने की वजह से बने। जब इन दोनों के बीच की हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग को कम करते जाएंगे तो इस तरह से ये अपने आप को स्प्लिट करते जाएंगे। यहाँ पे 2 बैंड में स्प्लिट किया, 3 आएंगे तो 3 बैंड में स्प्लिट होगा, 4 आएंगे तो 4 बैंड में, इस तरह से बैंड में स्प्लिट होते चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये n नंबर ऑफ एटम्स जब आएंगे तो ये बड़े क्लोजली स्पेस्ड हमारे पास ये बनाएंगे लाइंस, ठीक है। तो इन लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनर्जी बैंड बोला जाता है इनको। आई होप ये समझ आ गया एनर्जी बैंड क्या है। फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके, अब जैसे कि आप लोगों को हमने समझाया कि बैलेंस बैंड जो है वो कैसे, एनर्जी बैंड जो होते हैं वो किस तरीके से बनते जाते हैं। जैसे जैसे हम एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो वो अपने एनर्जी लेवल्स को स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास एनर्जी बैंड जो बनते जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से हम सिलिकॉन्स को लेते हैं या तो फिर इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेनली जो डायग्राम प्रोड्यूस किया है वो की सिलिकॉन के लिए, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को होते हैं सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 14 होता है। तो इसका अकॉर्डिंगली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बनेगी? दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। कौन कौन से ऑर्बिट में आ रहे हैं? 3s एंड 3p। मतलब जब मैंने एक मेरे पास सिलिकॉन एटम लिया जिसके सेंटर में दिस वन और 2 मेरे पास ऑर्बिट, आउटरमोस्ट ऑर्बिट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसके अंदर भी जो ऑर्बिट्स होंगे उनको नहीं देख रहा हूं मैं, सिंपली इन 2 ऑर्बिट्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बना 3s2 ऑर्बिट और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके यहाँ पे आएंगे 3p और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। तो ये हमने लिया सिलिकॉन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स के बारे में। तो जैसे ही एक और मैं सिलिकॉन का ऑर्बिट लेता हूं तो क्या हुआ? यहाँ पे 3p2 यहाँ पे और 3s2 यहाँ पे है, क्लियर है। जैसे ही इन दोनों के बीच की इंटरएटॉमिक स्पेसेस को मैं कम करता जाऊंगा तो सबसे पहले जो इंटरेक्शंस होगी वो किसकी होगी? इससे आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स भी होंगे, ठीक है। 3d होगा, ठीक है, उसमें भी इंटरेक्शंस होगी। लेकिन जो हम मेनली अंदर कंसीडरेशन लेंगे वो जहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल्स होंगे हमारे पास, तो हम उन्हीं को अंडर कंसीडरेशन लेंगे। तो मैंने किसको कंसीडर किया? 3p2 और 3s2। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये एनर्जी डायग्राम आ रही है। ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे हमने इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन को कि 2 एटम्स के बीच में कितनी ज्यादा सेपरेशन है। और ये वाई एक्सिस जो है हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगी एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्लियर हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे इन दोनों के बीच की सेपरेशन जो है बड़ी ज्यादा है, यानी कि आर किसकी इक्वल होगा? रीजन ए में मान लेता हूं मैं, यानी कि जब इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है? बड़ी ज्यादा है। तो यहाँ पे सेपरेशन कितनी होगी? बिल्कुल ही 0 होगी, क्लियर है। तो सेपरेशन है 2 एटम्स के बीच में, 2 एटम्स के बीच में सेपरेटेड है एक दूसरे के, और जब सेपरेटेड है तो इन दोनों के ऑर्बिट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो इनके ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्बिटल्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनके जो आउटर मोस्ट एनर्जी ऑर्बिट्स हैं 3s एंड 3p, तो इनको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है दिस वन, ये 3s एंड 3p। और इसके इनर ऑर्बिट कौन कौन से बनेंगे? ये बनेंगे 2s एंड 2p, और एक इनर ऑर्बिट और बनेगा यहाँ पे, दैट इज 1s। तो यहाँ पे 1s लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले जो इंटरेक्ट होंगे वो कौन से ऑर्बिट होंगे? अरे भाई जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो सबसे पहले इंटरेक्ट होंगे। तो इन दोनों में से भी सबसे पहले इंटरेक्ट कौन होगा? 3p। जो सबसे पहले इंटरेक्ट होगा वो कौन सा होगा? 3p ऑर्बिट इंटरेक्ट होगा इन दोनों के साथ। यानी कि जैसे ही मैं इन दोनों को करीब लेके आऊंगा तो 3p ऑर्बिटल जो है वो अपनी इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि न्यूक्लियस जो है इनको अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस जो है इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इनकी वजह से क्या होगा? ये अपने ऑर्बिट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि अब इनके ऑर्बिट्स जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली क्या करेंगे? एक हायर एनर्जी ऑर्बिट बनाएंगे और दूसरा लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिट बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इनका इन्फ्लुएंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। क्या हुआ? ये अपने एनर्जी ऑर्बिट को स्प्लिट करते जाएंगे। अब ये एनर्जी ऑर्बिट 2 ही थोड़ी ना होंगे, जैसे मैंने बताया कि एक ही से आपके कितने पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 10⁻23 एटम्स होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो बस देखो अब 10⁻23 एटम जब एक साथ इंटरेक्ट करेंगे इतने ही छोटे से रीजन के आगे दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी कितने बनेंगे? अरे इसके बराबर ही तो बनेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट।
ठीक है, यानी कुछ एक हायर एनर्जी ऑर्बिट्स के होंगे और कुछ एक लोअर एनर्जी ऑर्बिट के बनेंगे। तो कुछ ये बन गया हमारे पास लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट, ये बन गया हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिट। तो इसके अंदर भी ऑर्बिट्स बनेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये छोटी छोटी लाइन बनेगी जिनको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी का गैप जो होता है वो बड़ा ही कम होता है। उसी तरह से जैसे जैसे इंटरएटॉमिक स्पेसेस कम करते जाएंगे तो 3s भी हमारे पास क्या होता जाएगा, स्प्लिट होता जाएगा, ठीक है। तो रीजन ए में क्या हुआ, जब इनके बीच में इंटरएटॉमिक स्पेसेस बड़ी ज्यादा थी तो इन्होंने कोई इंटरेक्शन नहीं की, तो ऐसा एक सिंगल लाइन थी, सिंगल ऑर्बिट था। लेकिन जैसे ही मैंने इंटरएटॉमिक स्पेसेस कम कर दी, बी तक ले आया, तो क्या हुआ, जैसे मैं इन दोनों के बीच की स्पेसिंग कम कर रहा हूं तो बी रीजन में पहुंच गया। तो बी रीजन में क्या हुआ, ये सारा स्प्लिट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। एक ऑर्बिट जो है, मान लो ये सिंगल ऑर्बिट है, अब ये सिंगल ऑर्बिट क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इनकी एनर्जीज को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ी ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, इसलिए हम इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। ये क्लोजली स्पेस्ड होते हैं इनके एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास एनर्जी बैंड्स जो है वो स्प्लिट हो जाएंगे, कुछ एक हो जाएंगे जैसे लोएस्ट एनर्जी भी बनाएंगे और कुछ हाई एनर्जी पे भी बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, रीजन बी में ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैं इनकी स्पेसिंग और ज्यादा कम करता हूं, मैंने और स्पेसिंग कम की, आर की वैल्यू को और कम कर दिया, जब आर की वैल्यू और कम हुई तो मैं रीजन सी में पहुंच गया। तो रीजन सी में क्या होगा कि ये जो 3p और 3s जिन्होंने अपने अपने ऑर्बिट को स्प्लिट किया हुआ था, अब ये दोनों ओवरलैप करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्या होगा इस रीजन में, रीजन सी में क्या होगा, ये ओवरलैप करना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। कौन से, 3p और 3s ऑर्बिटल ने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना स्टार्ट कर दिया। ये तो ऐसा ही रहेगा लोएस्ट एनर्जी लेवल। तो 3p और 3s जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, जब ओवरलैप करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो गैप वो नहीं बन रहा, ठीक है। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली और ज्यादा इनकी सेपरेशन जो मैंने कम कर दी, बड़ी ज्यादा करीब कर दी, मैंने यहाँ पर डी रीजन में पहुंच गया। जब मैं डी रीजन में पहुंचा तो क्या हुआ, इन दोनों के बैंड जो है वो सेपरेट हो गए, एक ये बैंड चला गया और ये इसका बैंड आ गया, ठीक है। तो ये जो बैंड बना मेरे पास, देखो ये बैंड बना मेरे पास जहाँ पे एनर्जी लेवल्स जो है वो इस तरह से इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है। बट बड़ा माइनर सा डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का, क्योंकि इनके बीच का गैप जो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बड़ा ही माइनर सा होता है। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इसको हम कुछ इस तरीके से देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर ये अगर मैं देखता हूं तो इस तरीके की इनके बीच की गैपिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्प्लिट होगी कब, जब सीरीज में इन दोनों के बीच में बड़ी ज्यादा इंटरएटॉमिक स्पेसिंग को कम कर दिया तो 3p और 3s ऑर्बिटल भी क्या होने लग पड़े, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने लग पड़े, ठीक है। तो ओवरलैप होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे गैप प्रोड्यूस हो गया, ये गैप बन गया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी EG से। क्या हुआ, यहाँ पे ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना स्टार्ट हो गए और गैप कम किया, डी रीजन में पहुंचा। तो डी रीजन में क्या हुआ, ये गैप जो है एक दूसरे के बीच में गैप बना दिया इन्होंने। किस तरह का गैप बना दिया, ये गैप, इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप या फिर ऑर्बिटल गैप बोला जाता है। और ये जो ऊपर के जो हमारे पास ये बने, ये जो छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स बन रहे हैं, दो, एक ऊपर और एक नीचे, इनको हमने नाम दिया क्या, बैलेंस बैंड। क्या नाम दिया इसको, बैलेंस बैंड। और ये होता है कंडक्शन बैंड, इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। अब बैलेंस बैंड का मतलब क्या होगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में थ्योरी मैंने आपको बताई थी कि जब दो एटम एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने ऑर्बिट्स को, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, अरे लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करेंगे। तो बैलेंस बैंड हम किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहाँ पे देखो 3s 3p कितने थे, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4n से मल्टीप्लाई किया, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बने, ठीक है, 8 बन जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या होंगे, बैलेंस बैंड, यानी कि इसको हम बोलेंगे सिंपल शॉर्ट बीम। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो इस बैंड में अवेलेबल होंगे, कहाँ पे, बैलेंस बैंड में अवेलेबल होंगे। और बाकी के जो ऑर्बिटल बचे, क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल भी तो थे, कैसे, क्योंकि 3p के पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी कैसे है, क्योंकि हमारे पास ये बनता है 3px 3py एंड 3pz अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये तीन ऑर्बिट है।
तो इसमें तो दो में तो इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी के तो और खाली है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो ऑर्बिटल तो खाली हुए हैं, ठीक है। तो ये जो बैलेंस जो बनते हैं ऑर्बिटल, इनको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोला जाता है इनको? कंडक्शन बैंड बोलते हैं, विच आर द वैकेंट, ठीक है। क्या होते हैं? वैकेंट होते हैं, ये खाली होते हैं ये, जबकि बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स एनर्जी। अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो वो अवेलेबल रहते हैं। क्लियर होगी बात? इस तरह से हमारे जो है बैंड्स फॉर्म्ड होते हैं इन केस ऑफ द सिलिकॉन एज वेल एज इन केस ऑफ द जर्मेनियम। क्लियर होगी बात सभी को? ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, दो एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आ रहे हैं, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, उन्हीं इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है हमारे पास ये गैप या बैंड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। बस सिंपल सा याद रखना है। रीजन ए में क्या हो रहा है? कोई इंटरेक्शन नहीं है। रीजन बी में इंटरेक्शन स्टार्ट होगी तो इन्होंने स्प्लिट करना स्टार्ट कर दिया। रीजन सी में क्या हुआ? ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। और रीजन डी में क्या हुआ? एक एप्रोप्रिएट वैल्यू के साथ, एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ एनर्जी गैप प्रोड्यूस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैलेंस बैंड में होंगे सारे के सारे अवेलेबल, और जो कंडक्शन बैंड होंगे वो कंडक्शन में होंगे। बाकी खाली के जो ऑर्बिटल होंगे उसमें क्या होगा? कंडक्शन बैंड बोला जाएगा। क्लियर होगी बात? अब देखो यहाँ पे ये जो मेरे पास बैलेंस बैंड की लोएस्ट स्टेट है, इसको बोलेंगे लोएस्ट बैलेंस बैंड। क्या बोला जाएगा? लोएस्ट बैलेंस बैंड बोला जाएगा इसको। क्या क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इसके पास सबसे कम एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? बड़ी ज्यादा कम एनर्जी है। और बैलेंस बैंड का हाईएस्ट बैंड इसको बोला जाएगा, ये आएगा मेरे पास हाईएस्ट बैलेंस बैंड। इसके पास इसके कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी होगी। उसी तरह से कंडक्शन बैंड में लोएस्ट कंडक्शन बैंड, ये बनेगा लोएस्ट कंडक्शन बैंड, और ये क्या होगा? हाईएस्ट कंडक्शन बैंड बोला जाएगा इसको। समझ आ गई बात ये? ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द बैंड थ्योरी ऑफ द सेमीकंडक्टर। किस तरह से ये बैंड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है, और कंडक्शन बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड क्या होता है। क्लियर होगी बात सभी को? एंड दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड एज द फोरबिडन गैप। इसको हम क्या बोलते हैं? फोरबिडन गैप। ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, फोरबिडन गैप बोला जाएगा इसको। क्या बोलते हैं इसको? फोरबिडन गैप। अब इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्टिविटी करनी है तो यहां से जंप करके यहां पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेंगे जब ये इस बैलेंस बैंड को, ये सॉरी इस फोरबिडन गैप को ओवरकम करेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इनको कैटेगराइज करते हैं बैंड थ्योरी के बेसिस पर, कि मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन से होंगे और सेमीकंडक्टर्स कौन से होंगे, ठीक है। तो इन्हीं बेसिस पर हम इसको कैटेगराइज करेंगे। क्लियर होगी बात ये? ओके, थैंक यू ऑल।